ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस में जो 2024 से नया पैटर्न देखने को मिला है, जिसमें हमारे जो पेपर 5 है और पेपर 6 है उसमें सिर्फ उत्तराखंड का पूछा जाता है और 200 मार्क्स का वो देखने को मिलता है। फिर एक और चीज पूरी अलग से ही ये इंट्रोड्यूस कर दी गई पिछले वर्ष अपर पीसीएस में, जो होगा अभी जो दिसंबर वाला मेंस होगा यूके पीएससी अपर पीसीएस का, उसमें आपको ये देना पड़ेगा जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। राइट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको पूरा डिटेल में जानते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, क्या एनालिसिस होना चाहिए, कौन सा पेपर आया था प्रीवियस ईयर का, हमने ऑलरेडी किया है। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। और ये चीज़ें आप सर्च भी कर सकते हैं, जितने भी लास्ट टाइम में हम टेस्ट सीरीज भी आपको करवाएंगे, तो आपको टेलीग्राम में सर्च करना है बिना स्पेस दिए। राइट, उत्तराखंड मेंस ग्रुप बिना स्पेस दिए आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ ये सब चीज़ें वहीं पर मिल जाएंगी, और जितने भी अपडेट होंगे टिल अपर पीसीएस मेंस और उसके बाद अपर पीसीएस जो प्रीलिम्स 2026 मई में होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे हमको दिए जाते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसे कहते हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। राइट, हर एक GS1, GS2, GS3 के साथ यहाँ पर भी आपको पार्ट 1 देखने को मिलेगा। पहले पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं। राइट, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। जितने भी पेपर आप दोगे अपर पीसीएस मेंस में सभी क्वेश्चन हमको करने होंगे। राइट, तो टोटल 5 क्वेश्चन हैं और 50 शब्दों में ये लिखे जाते हैं। जो बड़ा बड़ा लिखते हैं उनके लिए 5 लाइन, जो छोटा लिखते हैं 3 से 3.5 लाइन में आप इसको कर सकते हो। राइट, 4 मार्क्स का है। तो इनिशियल में जो पार्ट 1 होगा 20 मार्क्स, देन उसके बाद पार्ट 2 80 मार्क्स और पार्ट 3 जो होगा 100 मार्क्स। तो ऐसे आपके 200 मार्क्स बन जाएंगे। एक एक करके हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो पूरा सब्जेक्ट है इस पे लास्ट टाइम में इसकी कोई वेन डायग्राम करके भी बनाऊंगा मैं, और डायरेक्टली आप उसको कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला है राइट 5 ड्रीम्स ऑफ श्री औरोबिंदो। देखिए श्री अरविंद के 5 स्वप्न क्या हैं। बहुत सारे इसमें फैक्चुअल भी आते हैं, तो यू हैव टू बी रियली प्रिपेयर फॉर दिस एथिक्स पेपर। तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज पढ़ ले जाएं जिनके 1-2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। बट ये टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर विथ एग्जाम्पल। आप कहोगे ये एटीट्यूड क्या होता है। आपने ऑलरेडी, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आई होप आपने एक बार एथिक्स का रिवीजन कर लिया होगा, या एथिक्स के ऊपर सिलेबस तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि वहाँ 9 से 10 टॉपिक हैं और डायरेक्टली एटीट्यूड पे क्वेश्चन बनना इतना सिंपल है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप सिलेबस वाइज करोगे तो आप अच्छे मार्क्स कम टाइम में भी गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने एथिक्स पहले पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो एटीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है इसको एक्सप्लेन करो, फिर उसका बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक इंटीग्रिटी क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हालांकि अगर आप देखेंगे अभी एक करंट में न्यूज चल रही थी कि एथिक्स के ऊपर एक बुक लिखी है, एक आईएएस है देवगौड़ा, आई थिंक कोई नाम है। ठीक है, तो उन्होंने 50 या 10 करोड़ का अभी घूस भी ली है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यू हैव टू बी, यू शुड हैव इंटीग्रिटी इन योर कैरेक्टर। राइट, जब आप एथिक्स पढ़ते हैं इवन आपके नेचुरल फिनोमिना में भी ये चीज़ होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स एंड वैल्यूज आर फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लेटेड स्पेशली व्हेन डिस्कसिंग हाउ टू कॉम्बैट करप्शन और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो नैतिकता और मूल्य अक्सर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, बट हल्का सा इसमें वाइड रेंज ऑफ थिन लाइन अगर आप देख सकते हो, तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसको हम कैसे
कम कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। सिर्फ 5 लाइन, 3 से 4 लाइन में ये लिखना है। नाउ वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? पब्लिक ऑफिसर शुड बी इनोवेटिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट एंड वर्क टू गेट बेटर रिजल्ट फॉर कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। यहां पर यही बोला जा रहा है, एट द एंड जितने भी आप सबके एथिक्स में एक किसी भी एक पर्सन में चीजें हो सकती हैं, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा एप्टीट्यूड, राइट, ये सब चीजें, तो पब्लिक ऑफिसर में इनोवेटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आप जितने भी, मैं अभी एक कीवर्ड्स करके बनाऊंगा, उसमें 50 कीवर्ड्स होंगे जो सभी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो शुरू के 5 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। ये पूरा एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही पूरा है। पार्ट 2 आप देखो, तो ये खत्म हो गया। पार्ट 2 देखो, इसमें 10 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के हैं सभी, तो 80 मार्क्स हो गया। एंड वी हैव 100 वर्ड्स, और सभी को अब 100 शब्द क्या होंगे, एक पेज होगा तो उस पर लाइन लिखी होंगी, और आधे से जो नेक्स्ट पेज होगा उसकी 3-4 लाइन है, ये हमारे 100 शब्द बना देते हैं जनरली। 150 शब्द अगर बोलेंगे तो इसी को पूरा भर दोगे, 150 शब्द हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, देन वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? 6 क्या बोलता है? पॉइंट आउट मेन कंट्रीब्यूशन। राजा राम मोहन रॉय जी के मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि भारतीय समाज में अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। आप सोचोगे ये एथिक्स का पेपर है, बट राजा राम मोहन रॉय, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनके कैरेक्टर को एज एन आइडियल कैरेक्टर हम लेते हैं समाज में कि इनका जैसा बनना चाहिए, राइट। चाहे उनकी इंटीग्रिटी हो, एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, राइट। तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया था 100 शब्दों में। व्हाट आर द कार्डिनल वर्च्यूज एथिक्स? ये फैक्चुअल है, यानी कि अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो बाहर से कहीं नहीं आया है। कार्डिनल वर्च्यू एथिक्स क्या होते हैं और मॉडर्न टाइम में कितना ज़्यादा रेलिवेंस है वो आपको पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के हिसाब से व्हाट इज द एथिकल कंडक्ट? एक नीतिपरक आचरण क्या होना चाहिए गांधी जी के हिसाब से? अगर नॉर्मली भी आपको 4-5 कीवर्ड पता है, आप गांधी जी के बारे में सोचिए, नॉन वायलेंस सबसे पहला ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पर जाएंगे नहीं। एथिक्स पे एक लास्ट टाइम में कुछ हल्का सा क्रैश कोर्स हम बना देंगे। डिस्क्राइब द एसेंशियल मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स रिक्वायर्ड फॉर गुड गवर्नेंस। एक सुशासन के लिए हमें मॉरलिटी अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करो बोल रहा है। तो एट द एंड यहाँ पर यही है कि जो सिलेबस के जितने भी 9 से 10 चैप्टर हैं उन सभी के बारे में हल्का हल्का कुछ लिख दोगे तो ये आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एम्पैथी इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट डिस्पोजिशन इन ए सिविल सर्वेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सुशासन के लिए लोक सेवा में प्राणुभूति गुण का होना महत्वपूर्ण है। तो एट द एंड सभी चीजें, सभी क्वेश्चन जनरली किससे रिलेटेड होंगे, या सेंट्रल थीम तो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि आप किसी एक जगह के ऑफिसर हो, देन आपको कोई चीज़ें, आपके पास कोई कंडीशन सामने आती है, करप्शन दिखता है, बहुत सारी चीज़ें, अभी केस स्टडी भी आएंगी, और केस स्टडी के लिए कम टाइम होता है तो आपको ये जल्दी जल्दी करना होगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि डिस्क्राइब द वे टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन सिविल सर्वेंट। कोई भी अगर लोक सेवक हो तो उसके गैर नैतिक व्यवहार को किस तरह से बदला जा सकता है, चाहे वो बिहेवियरल चेंज हो या उस पर पेनाल्टी लगाओ, बहुत सारे ऐसे आंसर अपने बेसिस पर आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर आपको चेक करने के लिए कि आपकी क्या अप्रोच रहती है पर्टिकुलर कंडीशन में, बट इनिशियल के आप जो होंगे उसमें चेक नहीं किया जाएगा। फैक्चुअल आपको चाहे ये याद नहीं होता, रटना पड़े तो रटो, बट इसमें सिमिलर आंसर आप लिख सकते हो बहुत सारे, क्योंकि कीवर्ड्स ही इतने हैं। व्हाट आर द मेन स्टेप ऑफ एथिकल डिलेमा अप्रोच? आंसर एज ए सिविल सर्वेंट। देखो जितने भी सेंट्रल थीम है वो सिविल सर्वेंट के बेसिस पे ही है। एक एथिकल डायलेमा की अप्रोच क्या होती है, एथिकल डायलेमा क्या होती है? डायलेमा जहां पर आप द्वंद्व में फंस जाएं कि ये करूं या ये करूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्वेंट मस्ट कॉम्प्लाई विथ लीगल फ्रेमवर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट। एनालाइज करो कि ये बोल रहा है कि जो लोक सेवक हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल करना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों के जो अधिकार हैं वो फुलफिल हो सके। तो ये आप कहाँ तक, किस हद तक आप इसको सही समझते हैं या सच्चा समझते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी पार्ट ऑफ एनी कंपनी गेम प्लान फॉर रिजिलियंस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो यहाँ पर ये बोल रहा है किसी भी कंपनी के लचीलेपन व दीर्घकालिक सफलता के लिए कॉर्पोरेट शासन अच्छा होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, तो उसी को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। Probity in governance refers to adherence to high-level ethical standard and the avoidance of corruption and abuse of power. Critically explain. यहाँ पर यही बोला जाता है, probity का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार होना, पर ये भी टेक्निकल शब्द यहाँ पर नहीं है। जब आप एथिक्स आप पढ़ोगे तो आप बहुत हद तक कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वर्ड तो सिमिलर है, बट यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, एथिक्स आपने अच्छे से पढ़ा है तो हर एक टॉपिक के बीच में एक थिन लाइन है जिसको यू हैव टू बी डिफरेंशिएट राइट व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन। नाउ ये तो हो गया पार्ट 2। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन हैं, 10 अंक के हैं, तो 100 मार्क्स हो गए, और 150 शब्दों में है तो ये पूरा पेज हो जाएगा और ये पूरा पेज हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द न्यू डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल मॉरलिटी। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के नए आयाम क्या हैं, व्याख्या कीजिए। अब आप कहोगे एथिक्स में तो मैंने ये ऐसे पढ़े ही नहीं है। बस इंटरनेशनल मॉरलिटी आप उस बेसिस पे करो कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जियोपॉलिटिकल या जियो सोशल, जियो टेक्नोलॉजिकल या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके बेसिस पर आप एग्जाम्पल लेके ये आंसर कर सकते हो। हाउ विल यू यूज, एक जो पूरा वीडियो आएगी वो GS1, GS2, GS3, GS4 के आंसर प्रीवियस ईयर कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाउ विल यू यूज द इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। फिर एक ये आएगा EI करके एक पूरा चैप्टर है आपके एथिक्स में, आप उसको पढ़ो, आप डायरेक्टली इसको आंसर कर पाओगे। नाउ वी हैव कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एप्टीट्यूड, ये भी एक पूरा टॉपिक ही है, एप्टीट्यूड क्या होता है करके। और सिविल सर्वेंट का कौन सा एप्टीट्यूड मस्ट हैव नेसेसरली, कि एक ऑफिसर है किसी ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसके पास ये सब चीजें होनी ही चाहिए, ये यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछता है। नाउ वी हैव डिफाइंड सोशल इन्फ्लुएंस, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुआसन इन द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। देखो, सामाजिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, सामाजिक प्रभाव और अनुनय का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अभियान की सफलता में क्या योगदान रहा। आप सबसे पहले इस बेसिस पे सोशल इन्फ्लुएंस को डिफाइन करना है यहाँ पर, और देन उसके बाद जो सरकार की एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर समाज इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस तरह से एक परिवार अगर भेजता है तो दूसरे परिवार भी इंस्पायर होते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। Now, I don't want to be a mercy of my emotions. I want to use them to enjoy them, to control them. Comment by giving your logic in favor of or against this statement in the light of emotional intelligence. मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं उनका उपयोग करना चाहता हूँ, उनका आनंद लेना चाहता हूँ, उन पर नियंत्रण करना चाहता हूँ। भावात्मक बुद्धि के प्रकाश में इस वक्तव्य के पक्ष विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। Now next question है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेट्स आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग सिटीजन। सूचना का अधिकार है तो हमारे लिए फायदा है। राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एनालाइज करो। नेक्स्ट है, करप्शन डिस्ट्रॉयज एंड रिप्रेस इकोनॉमिक ग्रोथ। भ्रष्टाचार क्या करता है, जो आर्थिक विकास है उसको खत्म कर देता है, असमानताएं ले आता है, गरीबी ले आता है, समाज में इतना डिवीजन ले आता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार इतने सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है, असमानताएं, आर्थिक विकास को कम करना, गरीबी को ज़्यादा करना, समाज में बंटवारा करना, सामाजिक विभाजन करना, और पर्यावरणों समस्याओं को बढ़ावा देना भी भ्रष्टाचार की वजह से ही होता है। एक कंपनी भ्रष्टाचार करेगी, पेड़ों को काट देगी, तो वही चीज़ें होंगी, राइट। तो एक करप्शन लीड्स टू दीज एक्सटेंटेड, राइट। इसका आंसर करना था। नाउ 23वां क्वेश्चन देखो। 23वां क्वेश्चन आपका पूरा केस स्टडी है,
पूरे यहाँ पर यही कहते हैं, ज़्यादा इस पर वो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है राज्य परिवहन विभाग है, कई वर्षों से अधिकारियों पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए जा रहे हैं। लाइसेंस जारी करने, टैक्स जमा करने और फिटनेस सर्टिफिकेट देने जैसी प्रक्रियाओं में घूसखोरी, गलत दस्तावेजों के आधार पर काम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, फिर उनका आपने आंसर करना है। फिर उसी क्वेश्चन में आपको ऐड एक ताज़ा रिपोर्ट में यह पता चला है कि विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी घूस लेकर ऐसे लोगों को लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं जो ना तो योग्य है, ना ही उनके दस्तावेज सही हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे? कैसे विभाग में लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट? बी, यह कठोर कानूनी व्यवस्था तकनीकी। तो यहाँ पर पूरा केस ड्राइविंग लाइसेंस से है कि बहुत फर्जी भी बनाए जा रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी केस स्टडी है कि एक शुगर मिल शहर के पास लगाई गई। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, परंतु उनका विरोध अनसुना कर दिया गया। जब मिल में जोर शोर से गन्ना पिराई शुरू हुई तो औद्योगिक अपशिष्ट के कारण वहां प्रदूषण फैला, जहां नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर फैलने लगा, जिससे प्रदूषण और उनका प्रतिकूल प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। अतः स्थायी लोगों से आंदोलन के लिए प्लांट को तुरंत बंद करने की मांग की गई। आंदोलनों से कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, अतः मिल बंद हो गई, इससे बहुत लोगों को रोजगार चला गया। ये पूरा केस स्टडी दी है। अब नीचे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर हमें करना है। निम्न विकल्पों के पक्ष में, पक्ष और विपक्ष में तर्क कीजिए। मतलब पक्ष वाला भी आंसर करना है, विपक्ष वाला भी। कि पर्यावरण उत्तरदायित्व की दृष्टि से पहला पक्ष वाला क्या होना चाहिए, विपक्ष वाला क्या होना चाहिए। क्षेत्र के नागरिकों की आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखने की दृष्टि से। ये 3 क्वेश्चन, मतलब एक ऊपर केस स्टडी दी जाएगी, नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, आप एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं, आपकी एक अधिकारी मित्र बहुत मेहनती है, अपना काम समय पर पूरा करने लगती है, लेकिन हमेशा अपने अधीनस्थों को किसी न किसी बात के लिए दोषी ठहराकर उनका मनोबल गिराती है। वह सभी को चौंकाती रहती है, अक्सर कार्यालय में चिल्लाती रहती है और काम करने समय सिर्फ नियमों का पालन करना चाहती है। अगर कोई जूनियर अधिकारी कार्य पूरा नहीं करता तो वह उसका अपमान भी करती है। तो ये देखो, ऐसी सिचुएशन आप पे ये क्वेश्चन है। और 3 यहाँ पर अधिकारी के अंतर विभागीय सामाजिक संबंध और आवाज व्यवहार की सुधार की जरूरत है। अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों का संरक्षण, सरकारी अधिकारी को सद्भावना पूर्वक अपनी अधीनस्थ से ना। और मैं चाहूंगा कि आप केस स्टडी पहले अटेम्प्ट कर लें जब भी ऐसा एथिक्स का पेपर आता है। एक और आएगी जिसमें ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।